नमस्कार। मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी, आप सबका पुनः महाविद्यालय के YouTube चैनल के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पुनः कोविड केसों में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए फिर हम दोबारा से वीडियो के माध्यम से अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखेंगे। इसी क्रम में आज हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है और 21 का महत्व क्या है। अनुच्छेद 21 की जो परिभाषा है वो संविधान में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। No person shall be deprived his life and personal liberty except according to procedure established by law। तो सबसे पहले जो शब्द हैं उन पर यदि हम गौर करें तो ये पाएंगे कि अनुच्छेद 21 जो कहता है किसी भी व्यक्ति को, इसका तात्पर्य ये है कि यह प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया गया है, ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मिला हुआ है। इस अनुच्छेद में नागरिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि यह इस अनुच्छेद का लाभ न केवल भारत के नागरिक को बल्कि एक विदेशी को भी इस तरह का अधिकार जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है वह प्राप्त है, और वह भी उसको प्राप्त करने की कार्यवाही कर सकता है। अनुच्छेद 21 का जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है वह सभी अधिकारों में सर्वश्रेष्ठ अधिकार के तौर पर वर्तमान समय में मान्यता प्राप्त है। इसके संबंध में हम दो केस लॉ इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत केस लॉ हैं इसमें, लेकिन दो केस लॉ जिसमें इस अनुच्छेद के संबंध में बतलाया गया है, एक है A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, 1950 का केस है, SCR 688। और जो दूसरा जो केस है वो है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो इसमें दो बातें सामने आती हैं। जो A.K. गोपालन का केस है
वहाँ सुप्रीम कोर्ट की जो व्याख्या थी अनुच्छेद 21 के संबंध में, वह उसको कहें कि संकुचित व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई। लेकिन इस बात को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1978 में इसका विस्तृत व्याख्या की गई और एक नया आयाम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया मेनका गांधी के केस में। तो जो केस ला हैं ये इसके बारे में बतलाते हैं, अनुच्छेद 21 के बारे में बतलाते हैं और अनुच्छेद 21 के में किस तरह से अनुच्छेद 21 की व्याख्या में जो परिवर्तन हुए, उस परिवर्तन के माध्यम से किस प्रकार जो केस थे, जो 50 से लेकर के 1950 में A.K. गोपालन के केस के पश्चात जो केस लॉ आए और 1976 तक आए, उनमें किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया। और इसके पश्चात जब मेनका गांधी बनाम भारत संघ का केस आया तो उसके बाद एकदम से किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने जो प्राण एवं दैहिक सदनता की व्याख्या थी उसको विस्तारित करते हुए, उसको विस्तार देते हुए उसमें किस तरह का आमूल चूल परिवर्तन उसमें कर दिया। तो सबसे पहले हम देखें कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण का मतलब है व्यक्ति के जो जीवन है, व्यक्ति की जो इच्छा है, जीने की जो इच्छा है, जो उसके प्राण हैं, और उसकी दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि व्यक्ति के द्वारा इधर से उधर जाना, कहीं बस जाने की स्वतंत्रता है, कहीं घूमने की स्वतंत्रता है, कोई खाने पीने की स्वतंत्रता है। इस तरह की जो स्वतंत्रता है, यही स्वतंत्रता मनुष्य को होती हैं और मनुष्य को ये प्रकृति के द्वारा दी गई हैं। और इन प्रकृति के द्वारा दी गई स्वतंत्रताओं पर कुछ रोक लगाई जा सकती है, लेकिन ऐसी रोक कैसे होगी? ऐसी रोक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होगी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही व्यक्ति के प्राणों को छीना जा सकता है और व्यक्ति के दैहिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। तो हम बात करें A.K. गोपालन के केस की। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का जो केस है सर्वोच्च न्यायालय का, उसमें जो A.K. गोपालन जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, उनको सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और जो गिरफ्तारी की गई वो न्यायिक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। जो कानून होते हैं, दो तरह के कानून होते हैं, मैं आपको यहाँ बतलाना चाहता हूँ। एक तो होते हैं पुनिटिव एक्ट और एक होते हैं प्रिवेंटिव एक्ट। प्रिवेंटिव एक्ट होते हैं, प्रिवेंटिव जो कानून होते हैं, उनमें कार्रवाई करने का जो अधिकार है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को होता है, जिसको कि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के नाम से जानते हैं। और वो अपनी शक्तियाँ अपने अधीनस्थ अधिकारी, जिसमें कि उपखंड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, इनको प्रदान करता है। और जब पुलिस को इत्तला मिलती है कि कोई व्यक्ति अपराध करने की ओर अग्रसर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और ऐसे कानून को प्रिवेंटिव कानून कहते हैं। और इसके संबंध में जो कार्रवाई होती है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। पुनिटिव कानून वो होते हैं जिसमें अपराध हो गया, अपराध कारित किया जा चुका है। अपराध कारित किए जाने के पश्चात जो कार्रवाई होती है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष होती है और न्यायिक मजिस्ट्रेट जो कानून है, जिस धारा के तहत अपराध किया गया है,
उसके अंतर्गत उस व्यक्ति का अपराध के संबंध में संज्ञान लेगा और अपराधी को दंड प्रदान करेगा। तो मैं यहाँ बतला रहा था आपको कि जो ए.के. गोपालन थे उनको प्रिवेंटिव कानून के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने ये कहा कि मैंने कोई अपराध अभी किया ही नहीं है और मुझे किस अपराध के तहत आप गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने बार बार ये कहा कि जिस प्रकार अमेरिकन संविधान के तहत ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सम्यक विधिक प्रक्रिया की पालना किए बिना किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, उसी अनुसार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 भी अपेक्षा करता है कि वह भी किसी व्यक्ति को यदि उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं तो उनकी दैहिक स्वतंत्रता छीन रहे हैं, तो वो जो दैहिक स्वतंत्रता है यदि उसको छीनने का कार्य किया जाता है तो ऐसा कार्य हमेशा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार किया जाना चाहिए। नैसर्गिक न्याय के जो नियम हैं उनमें हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को उचित सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, युक्त समय दिया जाना चाहिए और उसकी सुनवाई होने के पश्चात ए.के. गोपालन के एडवोकेट के द्वारा बार बार सर्वोच्च न्यायालय में यह निवेदन किया गया कि जो निवारक निरोध अधिनियम के तहत उसको जेल में बंद किया गया है, उससे उसके अनुच्छेद 21 के जो भारत में भ्रमण के अधिकार हैं, स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं, वो उन पर रोक लगती है और ऐसी जो रोक है वो युक्त नहीं है। इस कारण से ऐसी जो रोक है वो अवैध है, वो कानून सम्मत नहीं है। अनुच्छेद 21 का ये उल्लंघन करता है क्योंकि यह जो रोक लगाई गई है वह अयुक्त रोक जो है लगाई गई है। अनुच्छेद 21 के तहत जो विधिक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तात्पर्य उन्होंने ये कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब वही है जो कि संविधान के, जो अमेरिकन संविधान में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, अर्थात रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन करते हुए यदि कोई कानून बनाया जाता है, उस कानून के तहत उन सब बातों का पालन किया जाता है, तभी किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन उस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को नहीं माना, लेकिन न्यायमूर्ति फजल अली ने जो बेंच में थे उन्होंने इससे विसम्मत मत दिया और उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने ये मान लिया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यहाँ केवल इतना ही है कि यदि विधि समुचित प्राधिकारी अर्थात संसद के द्वारा या विधानसभा के द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए यदि बना दी जाए तो ऐसी विधि के माध्यम से यदि किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को छीना जाता है तो ऐसी जो प्रक्रिया है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मानी जाएगी। लेकिन हमारे विनम्र मत में
ये जो निर्णय था वो सही नहीं था, क्योंकि जो शब्द वहाँ पर इस्तेमाल किए गए अनुच्छेद 21 के तहत, 21 के अंतर्गत, वो कहते हैं नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। दो वाक्य हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड प्रोसीजर फॉलोड बाय लॉ। प्रोसीजर फॉलोड बाय लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, दो शब्द मैंने आपको बतलाए हैं, दोनों में बहुत अंतर है। प्रोसीजर फॉलोड बाय लॉ का मतलब ये है कि जो प्रक्रिया बतलाई गई है उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए यदि कानून बनाए हैं तो ऐसे कानून होंगे। लेकिन हमारे संविधान बनाने वालों ने वहाँ क्या रखा है, वहाँ जो शब्द रखे गए हैं उन शब्दों में कहा गया है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश वाक्य पर जोर दिया गया है। एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब ये है जो कि प्रोसीजर फॉलोड बाय लॉ से अलग हो, जो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अनुसार हो, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार हो, जो रैशनल हो, जो रीजनेबल हो, जो युक्त हो। ऐसे कानून ही आर्टिकल 21 के तहत होने चाहिए, ये उसका तात्पर्य था। लेकिन उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा और उसके द्वारा केवल ये मानते हुए कि यदि कानून विधायिका के द्वारा बना दिया गया है तो ऐसे कानून के तहत यदि व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीना जाता है तो ऐसा जो कानून है वह वैध माना जाएगा, वह वैलिड जो है माना जाएगा। लेकिन 1978 में आते आते हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने जो पूर्व में जो गलती उनसे हुई थी उसको सुधार किया और मेनका गांधी के केस में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जो भी कानून पारित होगा वो अनुच्छेद 21 की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। अनुच्छेद 21 के तहत प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब ये है कि ऐसा कानून जो विधायिका के द्वारा भी बनाया गया हो, यदि ऐसा कानून प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अनुरूप नहीं है, ऐसा कानून रीजनेबल नहीं है, ऐसा कानून रैशनल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे कानून के तहत यदि किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीना जाता है तो वह आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा। तो अब मेनका गांधी के केस के पश्चात अनुच्छेद 21 का जो तात्पर्य है उसी तरह का हो गया है जैसा कि अमेरिकन के संविधान के में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाते हुए जो कानून बनाया जाता है, वैसे ही अब भारत में भी जो कानून बनाए जाएंगे या भारत में जो कानून बनाए जा रहे हैं वो रीजनेबल होने चाहिए, वो रैशनल होने चाहिए, वो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अनुसार होने चाहिए। यदि वो प्राकृतिक न्याय के इन सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में यदि कोई कानून भले ही विधायिका के द्वारा बनाए गए हों, उन कानूनों को भी सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 21 के तहत असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो वर्तमान समय में अनुच्छेद 21 भारत के संविधान के मूल अधिकारों का एक प्रमुख आधार स्तंभ बन चुका है और
कोई भी विधि, कोई भी कानून यदि वह अनुच्छेद 21 की अनुपालना में नहीं बनाई जाती, अनुच्छेद 21 के विपरीत है, तो ऐसे कानून को कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार आपने देखा होगा कि 1950 से लेकर के 1976 तक का एक पीरियड, एक कालखंड अलग था, और 1976 के पश्चात एक कालखंड अलग था। तो इस बेसिक बात को आप समझेंगे तभी आपको अनुच्छेद 21 के बारे में उचित रूप से समझ आपकी विकसित होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं देवेश पाठक अनुच्छेद 21 के ऊपर जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो महत्वपूर्ण जो जजमेंट दिए गए हैं, महत्वपूर्ण जो न्यायिक निर्णय दिए गए हैं, उनके बारे में आपको बतलाऊंगा। धन्यवाद।